तो बच्चों अब बात करते हैं किस प्रकार जो बने हुए कोलॉइड हैं वो अवक्षेपित किए जा सकते हैं। द बेसिक फंडामेंटल क्या है इनके अवक्षेपण का या स्कंदन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी कोलॉइडी कण पर या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, और समान आवेश के कारण हमने ये भी बताया कि ये दो कोलॉइडी कण मैंने दिखाया, दोनों पर धनावेश है, इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते। अगर पास आ जाएंगे तो मिल जाएंगे, और जब इनका आकार बड़ा होगा तो ये अवक्षेपण बन जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो हमारा उद्देश्य अवक्षेपण कराने या स्कंदन कोएगुलेशन कराने का सिंपल सा है कि किसी तरह से हम ये आवेश हटा दें। जैसे ही ये आवेश हटेंगे या ये उदासीन बन जाएंगे, या तो इसे हटा दो यहाँ से, या इस पर कोई नेगेटिव चिपका दो ताकि ये उदासीन बन जाए, और जैसे उदासीन बनेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और जैसे ये चिपकेंगे तो आपके पास क्या होगा, अवक्षेपण देखने को मिल जाएगा। अब तरह तरह की विधियां हैं जिससे ये अवक्षेपण या स्कंदन कराया जा सकता है। जैसे स्कंदन होगा या अवक्षेपण होगा, ये मिलेंगे, अभी तो विलयन में तैर रहे हैं, जैसे ही बड़ा आकार होगा ये नीचे बैठ जाएंगे, तो उसे अवक्षेपण भी कहा जा सकता है और स्कंदन भी। जैसे आपने देखा होगा मठा, छाछ जो होती है, अगर उसे थोड़ी देर के लिए रख दें तो जो आपके बटर के जो कण है, फैट दूध का जो कण है, वे एक साथ नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर पानी आ जाता है। लगभग अगर आप 1 घंटा उसे 2 घंटा रख दें तो वही काम है, वहां अपने आप अवक्षेपण हो गया। उसके क्या कारण है वो भी आगे आएंगे, राइट। पर इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। तो जो द्रव विरागी कोलॉइड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक जो होते हैं, उन्हें हम आवेश के कारण स्थायित्वता प्रदान करते हैं। अगर आवेश हटा देंगे तो वो स्थायित्वता खत्म हो जाएगी और वापस से वे अवक्षेप बन जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला विधि जो हमें दिमाग में आता है वो क्या आता है, वो ये कि मैं एक काम करता हूं, एक धनावेशित कोलॉइड के साथ मिश्रित कर देता हूं एक ऋणावेशित कोलॉइड। जैसे ही मैं ये मिश्रण करूंगा, अगर मैंने मोल अनुपात समान रखा है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और जब ये आकर्षित होंगे तो इस तरह से ये दोनों मिल जाएंगे, और जब इस तरह से ये मिलते रहेंगे तो इनका आकार बड़ा हो जाएगा और फाइनली एक अवक्षेपण होगा। तो पहली विधि क्या है, मैं नाम लिखता हूं पहली विधि का इधर दोबारा से, राइट। विपरीत आवेशों के कोलॉइड्स को समान मोल अनुपात में मिलाकर। तो आपने आवेश हटाया नहीं, आपने उस आवेश को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस प्रकार आपने यहाँ क्या करा दिया, इनका स्कंदन करा दिया, अवक्षेपण करा दिया, कोएगुलेशन हो गया। दूसरी विधि है वैद्युत कण संचलन द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। एक यू ट्यूब आकार का अरेंजमेंट बनाते हैं, और जब एक यू ट्यूब आकार का बना लिया आपने और इसमें आपने अंदर कोलॉइडी विलयन भर दिया जिस पर कोई ना कोई आवेश है, एक तरफ आपने एनोड बना दिया और एक तरफ आपने कैथोड बना दिया। ठीक है। अब क्या होता है, कैथोड पर होना है रिडक्शन यानी अपचयन, और एनोड पर होना है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो जो नेगेटिव चार्ज्ड कोलॉइडी कण हैं वो एनोड की तरफ भागते हैं और अपना ऑक्सीकरण कराकर ऋणावेश खो देते हैं। जो धनावेशित कोलॉइडी कण हैं वो कैथोड की तरफ भागते हैं, और जब वो कैथोड की तरफ भागेंगे तो वहां जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे भी उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार जब इन्होंने अपना आवेश छोड़ दिया तो आवेश छोड़ने के कारण इनका अवक्षेपण हो जाता है। एनोड पर ऋणावेशित का ऑक्सीडेशन हुआ
ये बना उदासीन और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर धनावेश ने लिए और ये भी बन गया उदासीन अवक्षेप। तो इस प्रकार आप वैद्युत कण संचलन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कोलॉइडों को अवक्षेपित या स्कंदित कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है डीएम के कणों के मध्य तेज गति से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन पाकर डीएम के कण, डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम के कण तेज गति से गति करते हैं, उसे बोलते हैं वैद्युतिक परासरण। तो अगर यहाँ पर आवेश रहित हो गया तो इलेक्ट्रॉनों के कारण परिक्षेपण माध्यम के कण तेज गति से गति करते हैं, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, और वो प्रोसेस कहलाता है वैद्युतिक परासरण, इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जब डीएम परिक्षेपण माध्यम के कण विभवांतर के फलस्वरूप तेज गति से गति करते हैं, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युतिक परासरण। पर अभी हमारा उद्देश्य इसको पढ़ने का क्या है कि वैद्युत कण संचलन एक तरह से आवेशित कोलॉइडों को अवक्षेपित या स्कंदित करने में काम आता है। ये दो विधियां हो गई। इन दो विधियों के बाद दो और विधियां हैं, जिसमें पहली है तीसरे नंबर पर क्वथन द्वारा। आप क्वथन द्वारा भी किसी कोलॉइड का क्या कर सकते हैं, अवक्षेपण करा सकते हैं। कैसे? क्वथन मतलब आपने कोलॉइडी विलयन को गर्म करना शुरू किया। जब आपने कोलॉइडी विलयन को गर्म किया तो यहां पर ये छोटे छोटे कोलॉइडी कण हैं, इन पर कोई ना कोई आवेश होगा, और ये आपका विलयन है। आपने गर्म किया तो ये कोलॉइडी कण वाष्पन की तरफ बढ़ेंगे। जब वाष्पन की तरफ बढ़ेंगे तो मान लीजिए इस प्रदेश है, तो जब ये ऊपर बढ़ रहा होगा तो आपस में इनके कोलिजन होंगे, संघटों की आवृत्ति बढ़ जाएगी, कोलिजनों की संख्या बढ़ जाएगी, और कोलिजनों की संख्या के कारण डीएम के कणों के साथ, परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ जब ये कोलाइड होंगे, संघट करेंगे, तो ये अपना आवेश खो देंगे, और जब अपना आवेश खोएंगे तो ये क्वथित होने की जगह क्या हो जाएगा, ये सब आपस में मिलकर नीचे अवक्षेपण बना देंगे। तो इस प्रकार यहाँ अवक्षेपण हो जाता है, किसके द्वारा, क्वथन के द्वारा। तो ये तो तीन विधियां हो गई। एक और चौथी मुख्य विधि जिसमें हमें हार्डी-शुल्जे का नियम भी पढ़ना है, वो है वैद्युत अपघटय मिलाकर। किसी भी कोलॉइड में आप छोटी सी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा वैद्युत अपघटय की मिला दें तो भी वो वहां पर अवक्षेपण दर्शा सकता है। कैसे, जरा इस पर बात करते हैं। तो चौथी विधि है वैद्युत अपघटय मिलाकर। अब कैसे वैद्युत अपघटय मिलाने से, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कोलॉइडी विलयन है, और इस कोलॉइडी विलयन में ये हमारे कोलॉइडी कण हैं। अब हमने, और मान लेते हैं इन कोलॉइडी कणों पर धनावेश है। एक कोलॉइडी विलयन में कणों पर एक ही तरह का आवेश होता है। इस आवेश के कारण ये स्थायित्व है। अगर मैं ये आवेश हटा दूं तो मुझे पता है कि ये जो कोलॉइड है ये अवक्षेपित हो जाएगा। मैंने एक वैद्युत अपघटय मिला दिया, राइट। अब जरा अंदर की पिक्चर देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो अंदर में ये एक कोलॉइडी कण है, इस पर धनावेश है। वैद्युत अपघटय में भी दो चीजें होंगी, एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन कणों पर धनावेश है तो ये इस ऋणावेश को आकर्षित करेंगे। जैसे ये ऋणावेश की तरफ स्थिर वैद्युतिक रूप से आकर्षित होंगे, तो मान लीजिए अगले स्टेप में इस कण पर धनावेश आ गया और इसके बगल में ऋणावेश आ गया। अब ये उदासीन हो गया। उसी तरह इस कण पर भी धनावेश और ऋणावेश दोनों आ गए, उदासीन हो गए। दोनों उदासीन मिलकर आपस में फिर क्या कर लेंगे, अवक्षेपण हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ आप वैद्युत अपघटय मिलाकर कोलॉइडी कणों का अवक्षेपण या स्कंदन करा सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन डेफिनेशन है, वो ये, पहला तो एक हार्डी-शुल्जे का नियम है, वो ये कि धनावेशित कोलॉइड के लिए, किसके लिए, धनावेशित कोलॉइड के लिए आपको ऋणावेशित या ऋणायन आवश्यक है, राइट। और ऋणावेशित कोलॉइड के लिए आपको धनायन आवश्यक है, राइट।
तो धनावेशित कोलोइड के स्कंदन के लिए ऋणायन आवश्यक है और ऋणावेशित कोलोइड के स्कंदन के लिए धनायन आवश्यक है। ये है हमारा हार्डी-शुल्जे का नियम, पहला नियम का पहला हिस्सा। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। हार्डी-शुल्जे के नियम में पहला हिस्सा तो हमें ये पता है, पहला नियम का पहला पॉइंट कि धनावेशित कोलोइड के स्कंदन के लिए हमें ऋणायन चाहिए और ऋणावेशित कोलोइड के स्कंदन के लिए हमें धनायन चाहिए। दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा आता है एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, तो जहां हम एक पॉइंट या एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं जिससे न्यूमेरिकल बनता भी है और आया भी है, स्कंदन मान, कोएगुलेशन वैल्यू। क्या होता है कोएगुलेशन वैल्यू? तो कोई भी वैद्युत अपघटय जो किसी कोलोइड का स्कंदन करा रहा है या अवक्षेपण करा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटय की कुछ मात्रा हमें आवश्यक है तभी स्कंदन होगा, राइट। तो परिभाषा क्या है, प्रति लीटर कोलोइड विलयन के स्कंदन के लिए आवश्यक वैद्युत अपघटय के मिलीमोलों की संख्या को उस वैद्युत अपघटय का दिए गए कोलोइड के लिए स्कंदन मान कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ डेफिनेशन में नहीं मेंशन किया, वो ये कि 1 लीटर कोलोइडी विलयन में किसी वैद्युत अपघटय की कितने मिलीमोल मिला दें कि वह कोलोइडी विलयन 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में स्कंदित हो जाए। यानी एक टाइम बाउंडेशन भी है, लेकिन मानकर चलते हैं अधिकांशतः 2 घंटे में सभी वैद्युत अपघटय स्कंदन करा देते हैं, इसलिए मैंने टाइम वाला वैल्यू नहीं लिखा है। तो 1 लीटर विलयन के कोलोइड विलयन का 2 घंटे में स्कंदन हो जाए, इसके लिए वैद्युत अपघटय के हमें कितने मिलीमोल मिलाने हैं, वो मिलीमोलों की संख्या ही उस वैद्युत अपघटय का दिए गए कोलोइड के लिए क्या कहलाता है, स्कंदन मान कहलाता है, राइट। स्कंदन मान मतलब वैद्युत अपघटय के मिलीमोलों की संख्या 1 लीटर कोलोइड के लिए। उच्च स्कंदन मान का मतलब है वैद्युत अपघटय के स्कंदन की क्षमता, स्कंदन क्षमता, कोएगुलेटिंग पावर बहुत कम है, राइट। निम्न बहुत कम मिलीमोल से अगर स्कंदन हो जा रहा है तो उसकी जो स्कंदन कराने की क्षमता है, राइट, वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो उच्च स्कंदन मान का मतलब क्या है, उच्च स्कंदन मान का मतलब क्या है, वैद्युत अपघटय की अधिक मात्रा आवश्यक है और वैद्युत अपघटय की अधिक मात्रा आवश्यक है, इसका मतलब क्या है, वैद्युत अपघटय की स्कंदन क्षमता न्यून है। और यही हार्डी-शुल्जे नियम है, राइट। हार्डी-शुल्जे नियम का दूसरा बिंदु क्या कहता है, पहला तो धनावेशित के लिए ऋणावेशित ऋणायन चाहिए और ऋणावेशित कोलोइड के लिए धनायन चाहिए। दूसरी जो पॉइंट है वो ये कि अगर आपके पास कोई धनावेशित कोलोइड है, अगर आपके पास क्या है, धनावेशित कोलोइड है, राइट, तो अब इसमें माना जाता है कि वैद्युत अपघटय पर जितना अधिक आवेश है, एक आयन पर जितना उच्च आवेश है, उतना ही उसकी मात्रा कम आवश्यक होगी और या फिर उतनी ही अधिक या उतनी ही उच्च उसकी स्कंदन क्षमता होगी। तो हार्डी-शुल्जे का नियम क्या कहता है, कि धनावेशित कोलोइड के लिए, थैंक यू बच्चों,
आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। कोएगुलेटिंग पावर जो है, स्कंदन क्षमता जो है, वो इस प्रकार होगी। जैसे मैंने कुछ ऋणायन लिखे तो इस पर आवेश सबसे ज्यादा है इसलिए इसकी पावर सबसे ज्यादा। दूसरा, फिर मैंने एक और आवेश लिखा ऋणायन तो इसकी पावर उससे कम। फिर एक मैंने कोई डबल वाला आवेश लिख दिया होगा, मान लीजिए कार्बोनेट आयन लिख दिया, इसकी और कम। कोई एक सिंगल वाला लिख दिया होगा Cl माइनस या OH माइनस, इसकी क्षमता और कम। ऋणावेशित कोलोइड के लिए कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा, तो ऋणावेशित कोलोइड के लिए कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा, तो धनायन कोएगुलेट कराएंगे तो Al+3 का सबसे ज्यादा, मान लीजिए। उसके बाद मैंने Mg+2 लिख दिया, उसके बाद मान लीजिए मैंने Na+ लिख दिया या Ag+ लिख दिया, राइट। तो अब नियम क्या है, नियम को अगर मैं समराइज करूं तो वो ये कहता है, पहला बात, धनावेशित कोलोइड के लिए ऋणायन आवश्यक है और ऋणावेशित कोलोइड के लिए धनायन आवश्यक है। दूसरी बात, इनकी जो स्कंदन शक्ति है, इनकी जो स्कंदन कराने की क्षमता है, वो इन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के विपरीत अनुपात में होती है। जितनी ज्यादा आवेश की मात्रा, स्कंदन पावर उतनी ही ज्यादा, राइट। या स्कंदन मान को बोले तो स्कंदन मान उसका उतना ही कम होगा जिस पर आवेश की मात्रा उतनी ही ज्यादा है। तो मैथमेटिकली अगर लिखूं हार्डी-शुल्जे रूल को, तो स्कंदन मान समानुपात 1 विपरीत आयन पर आवेश की मात्रा। जैसे धनावेशित कोलोइड की बात कर रहे हैं तो ऋणायन पर आवेश की मात्रा, और ऋणावेशित कोलोइड की बात कर रहे हैं तो उसका स्कंदन मान आवेश की मात्रा के विपरीत होगा। अगर मान विपरीत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्कंदन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो कि मैंने यहां लिखी हुई है। इस पर कई बार सवाल आया है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्कंदन मान जो होता है, कोएगुलेशन वैल्यू, राइट, ये आवेश की मात्रा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। धनावेशित कोलोइड के लिए ऋणायन पर आवेश की मात्रा देखेंगे और ऋणावेशित कोलोइड के लिए धनायन पर आवेश की मात्रा देखेंगे। तो इस प्रकार ये चार मुख्य विधियां हैं जिससे आप किसी भी दिए गए कोलोइड का अवक्षेपण या स्कंदन यानी कोएगुलेशन करा सकते हैं। जो बटर मिल्क वाला उदाहरण मैंने आपको दिया था, छाछ या मठे वाला, उसमें स्कंदन अपने आप होता है। अब जब अपने आप होता है स्कंदन, तो उसे हमें वापस से कोलोइड बनाने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता। आप क्या करिए, वापस से उसे स्टिर कर दीजिए। छाछ के ग्लास को अगर वापस से थोड़ा हिला देंगे तो वो वापस से कोलोइडल फॉर्म में आ जाता है। ऐसी प्रक्रिया में जिसमें एक समय के बाद कोलोइड अपने आप कुछ हद तक स्कंदित होने लगे, पूर्ण रूप से नहीं, केवल कुछ हद तक, कुछ सीमा तक, और वापस केवल सिंपल स्टिर करने से वे कोलोइड बन जाएं, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऊर्णन या फ्लोकुलेशन। क्या बोला जाता है, ऊर्णन या फ्लोकुलेशन। तो ऊर्णन या फ्लोकुलेशन एक तरह से कोएगुलेट होने की स्थिति का प्रारंभ है या उसका शुरुआत है। कोएगुलेशन मतलब पूर्ण रूप से स्कंदित हो जाना, और अपने आप बिना किसी विधि के, बिना किसी मेथड के लगाए बगैर अगर कोई कोलोइड थोड़ा बहुत ऊर्णित हो जाता है, यानी थोड़ा बहुत अवक्षेप बना लेता है, तो उसे बोलते हैं ऊर्णन या फ्लोकुलेशन, राइट। तो कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं, कोएगुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन। तो आप ये मानिए, फ्लोकुलेशन अगर होने लग गया तो इसका मतलब कोएगुलेट होने की संभावना है। यानी अगर ऊर्णन आपको नजर आ रहा है तो आप मानिए थोड़ी देर में या कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, ये स्कंदित हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, राइट। इस तरह की बात हमारे पास है। अब जो एक छोटा सा हिस्सा और बचा है कोलोइड में, वो ये कि कभी कभी हमने देखा कि लायोफोबिक कोलोइड बहुत अधिक स्थायित्व नहीं होते, आवेश आ जाए तो वे स्थायित्वता ग्रहण कर लेते हैं। तो किस प्रकार हम कुछ ही लायोफोबिक कोलोइड की रक्षा करेंगे। रक्षा करने का मतलब क्या है कि किस तरह से, किस तरीके से हम लायोफोबिक कोलोइड को कोलोइड बने रखेंगे। यानी हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए
कि कोई भी लायोफोबिक यानी द्रव विरागी, द्रव विरोधी कोलोइड जो है वो कोलोइड बना रहे, स्कंदित ना हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें उस कोलोइड की रक्षा करनी पड़ेगी। अब उस कोलोइड की रक्षा जब करेंगे तो किस तरह से करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। जैसा कि अभी भी हम बात कर रहे थे, द्रव विरागी कोलोइड में स्कंदित होने या उन्नीत होने की संभावना अधिक होती है, तो हम इन्हें एक स्थायित्व प्रदान करते हैं या इनकी रक्षा करते हैं स्कंदन होने से या उन्नीत होने से। किस प्रकार करते हैं? तो हम सामान्यतः स्कंदन या उन्नन होने की वजह क्या है? वो वजह है कि इनका जो आवेश है वो कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है। अब जब हटा दिया जाता है तो किस प्रकार हटा दिया जाता है? जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल पर एक आवेश है, अब मैं इसमें कोई वैद्युत अपघटय मिलाऊंगा। तो जब मैंने इसमें वैद्युत अपघटय मिला दिया है तो संभावना है कि ये गोल्ड सोल जो है ये क्या हो जाए, अवक्षेपण प्रारंभ कर दे, क्योंकि वैद्युत अपघटय इसके आवेश के विपरीत आवेश इसकी सतह पर चिपका देगा और इसे अवक्षेपण के लिए प्रेरित करेगा या स्कंदन इसका प्रारंभ हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस वैद्युत अपघटय मिलाने के बाद हम इसमें, क्योंकि अवक्षेपण प्रारंभ हो गया, हमने क्या कर दिया, एक द्रवरागी कोलोइड हमने मिला दिया। क्या कर दिया हमने, इसमें एक द्रवरागी कोलोइड मिला दिया। द्रवरागी इस कोलोइड की रक्षा करता है किससे, ऊर्णन से या अवक्षेपण से। तो ये अवक्षेपण प्रारंभ, जैसे अवक्षेपण प्रारंभ हुआ हमने एक द्रवरागी कोलोइड मिला दिया जिसे हम रक्षी कोलोइड भी कहते हैं, क्योंकि ये रक्षण कर रहा है किसका, ये द्रव विरागी कोलोइड का, राइट। अब ये द्रवरागी कोलोइड क्या करेगा, द्रवरागी कोलोइड आपकी क्या होता है कि ये वैद्युत अपघटय, ये जो डबल लेयर है इसके कारण यहां पर इसका अवक्षेपण प्रारंभ कराएगा, लेकिन ये डबल लेयर को ये द्रवरागी कोलोइड, मान लीजिए ये गोल्ड सोल है, राइट। अब ये आपका डीपी हो गया और ये जो वैद्युतिक लेयर है ये डीएम में होती है, और यहां पर बीच में ये द्रवरागी कोलोइड आ जाता है। ये तो आपका गोल्ड सोल है जिसे अवक्षेपण जिसका होना चाह रहा था, लेकिन ये बीच में द्रवरागी कोलोइड आ गया और ये लेयर यहां सरक गई, तो इसकी वजह से इसने इसके वैद्युत अपघटय के कणों को यहां आने से रोक दिया, और जब रोक दिया तो बेसिकली इसके स्कंदन से इसकी रक्षा करी, इसीलिए बोला गया रक्षी कोलोइड। अब इस रक्षी कोलोइड में एक नंबर परिभाषित है, वो है गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं आप इसे। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में इतना हिस्सा दिया हुआ है इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। गोल्ड नंबर इसी गोल्ड सोल पर आधारित है, इसीलिए गोल्ड सोल की रक्षा करने पर ही आधारित है, इसीलिए हम इसे गोल्ड नंबर नाम से जानते हैं। क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रो गोल्ड सोल है, यानी जल योजित गोल्ड सोल है। कितना ml है, 10 ml मेरे पास है। मैंने इसमें 1 ml 10% W/V NaCl डाला हुआ है इसके अवक्षेपण के लिए। अब जब मैंने ये डाल दिया है तो इसका अवक्षेपण होगा, और उस अवक्षेपण को रोकने के लिए इसमें कितने मिलीग्राम ऑफ द्रवरागी कोलोइड मिला दूं ताकि इसका अवक्षेपण रुक जाए, राइट। तो 10 ml स्टैंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सोल जो बनता है स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, उसमें 1 ml 10% W/V NaCl मिलाने पर होने वाले अवक्षेपण को रोकने के लिए द्रवरागी या रक्षी कोलोइड भी बोल सकते हैं इसे, रक्षी कोलोइड के कितने मिलीग्राम आवश्यक हैं, राइट।
तो रक्षी कोलोइड के आवश्यक मात्रा मिलीग्राम में को ही हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहते हैं, राइट। तो परिभाषा क्या होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सोल के 10 ml में 1 ml 10% W/V NaCl जलीय विलयन के कारण हो सकने वाले स्कंदन या ऊर्णन या अवक्षेपण हो सकने वाले स्कंदन से गोल्ड सोल की रक्षा करने के लिए गोल्ड सोल से रक्षा करने के लिए आवश्यक रक्षी कोलोइड की रक्षा करने के लिए आवश्यक रक्षी कोलोइड की मिलीग्राम में मात्रा को ही स्वर्ण संख्या कहा जाता है। यानी कितने मिलीग्राम रक्षी कोलोइड मिला दूं 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में, ताकि 1 ml 10% NaCl वैद्युत अपघटे मिलियन मिलाने पर भी इसका स्कंदन ना हो पाए, उसी को हम क्या कहेंगे, उस मिलीग्राम की आवश्यक मात्रा को, मिलीग्राम में आवश्यक मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर कहेंगे। अच्छा, जितनी ज्यादा मात्रा आवश्यक है यानी उसकी रक्षा करने की क्षमता उतनी ही कम है, राइट। तो आप कह सकते हैं रक्षण की क्षमता, यहां लिख रहा हूं रक्षण क्षमता। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। इज प्रोपोर्शनल टू 1/, गोल्ड नंबर। जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी, जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतनी ही अधिक रक्षण क्षमता होगी। इस प्रकार हम कोलोइड्स का रक्षण कर सकते हैं। कैसे? द्रव विरागी में द्रवरागी कोलोइड मिला के उनके स्कंदन को रोक सकते हैं। स्कंदन को रोकना मतलब हमने कोलोइड बनाए रखा, और कोलोइड बनाए रखा इसका मतलब हमने कोलोइड की रक्षा करी। तो जिस कोलोइड से हम रक्षा करते हैं लायोफिलिक होता है, और लायोफिलिक रक्षा करता है, इसीलिए एक नया नाम और दे दिया जाता है रक्षी कोलोइड, राइट। गोल्ड सोल के 10 ml विलयन में 1 ml 10% NaCl वैद्युत अपघटे मिलाने से जो स्कंदन हो सकता है, उसे रोकने के लिए किसी रक्षी कोलोइड की मिलीग्राम में कितनी मात्रा आवश्यक है, राइट। उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या जितनी ज्यादा होगी रक्षण की क्षमता उतनी कम होगी, स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षण की क्षमता उतनी अधिक होगी। ये सिंपल कहानी है। और यहाँ पर कोलोइड की एक सिंपल कथा जो हमने अब तक सुनी और सुनाई वो खत्म होती है। इसके बाद एक छोटा सा इमल्शन का हिस्सा है जो हमें कोलोइड में पढ़ना है। इमल्शन क्या होते हैं, पायस क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, बिना बोर्ड पर लिखे भी मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से। एक सरसों के तेल का बोतल लीजिए, उसमें से 1 ढक्कन या 2 ढक्कन तेल बाहर निकालिए और उतना पानी उसमें डाल दीजिए, राइट। तो 200 ml के सरसों के तेल की बोतल है, आपने 2 ढक्कन सरसों का तेल बाहर निकाल दिया, लेट जस्ट से 10 ml। 10 ml आपने पानी वापस उसमें मिला दिया, जोर से उस बोतल को ढक्कन बंद करके हिला दीजिए। आपको क्या दिखेगा, उस तेल के भीतर जगह जगह छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगी। ये हो गया वाटर इन ऑयल इमल्शन। आप सब जानते हैं इमल्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द्रव में द्रव जब विद्यमान हो, द्रव ही द्रव में विद्यमान हो, यानी द्रव ही परिक्षिप्त प्रावस्था हो, जो कि परिक्षेपित हो किसमें, द्रव में ही हो, यानी द्रव ही परिक्षेपण माध्यम हो, तो इमल्शन कहलाते हैं, पायस कहलाते हैं, ठीक। ये पहला, वाटर इन ऑयल। दूसरा, उसी बोतल में एक साफ सुथरी बोतल लीजिए, पानी भरिए, फिर से 10 ml पानी बाहर निकालिए, 10 ml ऑयल डाल दीजिए, फिर से स्टिर कर दीजिए। आपको उस पूरे पानी में जगह जगह जैसे सब्जी में तरकारी नजर आती है वैसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी। ये हो गया आपका ऑयल इन वाटर कोलोइड। तो पहला
तेल में जब 10 ml पानी डाला तो वाटर इन ऑयल, और जब पानी में 10 ml तेल डाला तो ऑयल इन वाटर। इस प्रकार 2 प्रकार के पायस होते हैं। बस परिभाषा याद रखनी है और ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। कई बार एक बार पायसी कर्मक, राइट, अमल्सीफाइंग एजेंट हम बोलते हैं, जो इमल्शन बनाने में काम आते हैं। तो वो क्या है कि जो हमने मिलाया, जैसे तेल मिलाया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में सहायक होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट, पायसी कर्मक, जिसका आपने मेटलर्जी में फ्रॉथ फ्लोटेशन में देखा होगा आपने, सरफेक्टेंट, राइट, एक तो वहां पढ़ते हैं, और एक सरफेक्टेंट के साथ साथ एक वहां पर फ्रोथ एग्जिटेटिंग एजेंट हम वहां पर डालते हैं, पाइन ऑयल वगैरह, और इसमें 2-3 और ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, वो सब इमल्सीफाइंग एजेंट कहलाते हैं। इमल्शन बनाने में सहायक एजेंट इमल्सीफाइंग एजेंट कहलाते हैं। तो ये कहानी पूरी हुई द्रव विरागी या द्रव रागी हर तरह के कोलोइड की। कोलोइड का हमारे जीवन में क्या अनुप्रयोग है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर जगह कोलोइड इन्वॉल्व हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो नहीं है, थोड़े से 2-4 अनुप्रयोग आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो जेईई मेन और नीट में या मेंस में आप सोच सकते हैं कि उसका कोई रोल नहीं है, जितना रोल आ सकता था एडवांस के लेवल तक मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। एक छोटा सा हिस्सा और बचा है, वो है उत्प्रेरण, जो कि एक अधिशोषण का अनुप्रयोग है, विषमांगी उत्प्रेरण। पृष्ठ रसायन में बच्चों ये आखिरी हिस्सा है उत्प्रेरण। इसके पहले हमने कोलोइड के बारे में पढ़ा, उसके पहले हमने अधिशोषण के बारे में पढ़ा। एक तरह से ये है तो अधिशोषण का अनुप्रयोग, लेकिन हमने अधिशोषण के समय भी कहा था कि ये सबसे आखिरी में हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो उत्प्रेरण क्या है, बहुत सारी बातें तो आप उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में रासायनिक बल गतिकी में पढ़ चुके हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं, इनकी ये सारी कहानी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सारा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड पोर्शन था। पृष्ठ रसायन में जो हमें बात करनी है, पूरा सैद्धांतिक बातें डिस्कस करनी है, किस अभिक्रिया में कौन उत्प्रेरण है, कैसे है, क्या है, ये सारी बातें। तो सबसे पहली बात उत्प्रेरण के बारे में सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया। बर्जीलियस ने सबसे पहले किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यूज किया 1835 में, तब से फिर ये जो एक साइंस है ये अपने आप में डेवलप होती गई, और समय समय पर हम उत्प्रेरक यूज करते रहते हैं। बल गतिकी से आपको पता ही है कि उत्प्रेरक एक तरह से ऐसा है कि एक गांव से दूसरे गांव जाना है, बीच में एक पहाड़ है, अभी तक लोग पहाड़ पर चढ़कर जा रहे थे। उत्प्रेरक क्या करता है, पहाड़ के बीच से एक सुरंग बना देता है, तो जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं वो लोग भी सुरंग के माध्यम से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया को एक सरल तरीके से आसान क्रियाविधि द्वारा, एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म द्वारा करवा देता है। और जब ये ऑल्टरनेट मैकेनिज्म कराता है तो इसने 2 रास्ते बना दिए, एक तो अनकैटेलाइज्ड, जहां पर उत्प्रेरक की वजह से नहीं, बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया हो रही है, और एक कैटेलाइज्ड। तो इस वजह से अभिक्रिया होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर वृद्धि हो जाती है। बाकी कारण आप जानते ही हैं, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, ये सारी चीजें आप बल गतिकी में पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक उदाहरण लिया, क्योंकि यहाँ उदाहरण याद करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। परक्लोरेट का तापीय विघटन जो KCl और O2 गैस बनाता है, ये सामान्यतः 650 से 950 873 केल्विन के बीच होता है। लेकिन अगर मैं इसी परक्लोरेट का तापीय विघटन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराऊं, तो ये विघटन मुझे 500 से 650 633 के बीच होता हुआ सा नजर आता है, और स्पीड से होता हुआ नजर आता है, यानी यहाँ पर दर भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये एक उपयोगिता है उत्प्रेरक की, कि जो विघटन में 650 के बाद देख पा रहा था वो 650 के पहले ही पूर्ण हो रहा है। तो ये एक उपयोगिता है उत्प्रेरक की हमारे जीवन में या रासायनिक अभिक्रियाओं के हिस्से में, राइट। और बात करते हैं तो उत्प्रेरक है, लेकिन उत्प्रेरक के साथ हम कभी कभी कोई एक्स्ट्रा और पदार्थ मिला देते हैं जो उत्प्रेरक और एफिशिएंटली कार्य करता है। कभी कभी कोई पदार्थ ऐसा उपस्थित हो जाता है जो उत्प्रेरक को उत्प्रेरणीय कार्यशैली नहीं दर्शाने देता, राइट। तो ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्यशैली बढ़ा देते हैं, यानी उसकी सक्रियता बढ़ा देते हैं, वे कहलाते हैं वर्धक, और जो उसकी सक्रियता कम कर देते हैं वे कहलाते हैं विषकारक। अब जैसे अमोनिया का प्रक्रम में आप सब जानते हैं, लोहे, आयरन यहाँ पर एक कैटालिसिस की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह। अगर मैं इसमें मोलिब्डेनम और मिला दूं तो मोलिब्डेनम इस लोहे की सक्रियता बढ़ा देता है, यानी इसका कैटालिसिस हमें और अच्छे से देखने को मिलता है। तो ये 2 शब्द और हैं जो हमें केवल पृष्ठ रसायन में देखने को मिलते हैं, वर्धक और विषकारक। वर्धक क्या होते हैं, तो वर्धक होते हैं जो उत्प्रेरक की एक्टिविटी को बढ़ाएं, और विषकारक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, जो उत्प्रेरक की एक्टिविटी को घटा दें। अब उत्प्रेरक जब हम मिलाते हैं तो किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक 2 तरह से काम कर सकता है, एक तो समांगी उत्प्रेरण और एक विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था एक समान होती है, जबकि विषमांगी में उत्प्रेरक किसी और भौतिक अवस्था में होता है, जबकि
अभिकारक और उत्पाद अलग भौतिक अवस्था में होते हैं। कैसे? तो एक कुछ उदाहरण है, मेन हमें उदाहरण ही जानने, जैसे SO2 से SO3 का निर्माण सब जानते हैं, बहुत आसान अभिक्रिया है, लेकिन NO गैस की उपस्थिति में ये बहुत तेजी से हो जाती है, यहाँ दर बढ़ जाती है, राइट। उसी तरह अगर आप देखें तो एस्टर का जल अपघटन, जहाँ से अम्ल और अल्कोहल हमें प्राप्त होगा, वहाँ पर अगर हम HCl लवण अम्लीय जल अपघटन करा दें HCl एक्वस डालकर, तो इसकी दर बढ़ जाती है और ये हमें अच्छे से। उसी तरह सुक्रोज का जल अपघटन में भी हम अम्लीय जल अगर ले लें, अम्लीय विलयन ले लें, तो यहाँ पर तो ये समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण है। विषमांगी में वही SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण प्लेटिनम सॉलिड डालकर एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अमोनिया से NO बनाना, ये NO का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो हम पढ़ते भी हैं नाइट्रोजन फैमिली में, PT सॉलिड के प्रेजेंस में किया जा सकता है। एक हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, H2 गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो द्रव की गैस से अभिक्रिया कराते हैं और वनस्पति घी बनाते हैं हम, जो कि सेचुरेटेड होता है। अब वनस्पति घी जब बनाते हैं तो निकल सॉलिड की उपस्थिति में ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। आपने अनसेचुरेटेड का ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनीकरण पढ़ा भी है, वहाँ निकल पैलेडियम का पाउडर्ड फॉर्म लेते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा भी की। बात करते हैं ये विषमांगी उत्प्रेरण में किस प्रकार अधिशोषण कार्य करता है। तो अधिशोषण की उपयोगिता क्या है, किस प्रकार विषमांगी उत्प्रेरण में ठोस की सतह पर गैस अभिक्रिया होती है, तो एक हमें ये इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पर करनी है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, विषमांगी उत्प्रेरण किस प्रकार अधिशोषण का उपयोग करता है, आइए इस पर बात करें। तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरी उत्प्रेरणीय सतह है और ये मेरा कोई अभिकारक है A और B। अब सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले ये A और B इसकी सतह पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं। मान लीजिए A यहाँ अधिशोषित हो गया, B यहाँ अधिशोषित हो गया। तो सबसे पहला प्रक्रम है अधिशोषण, किसका? अभिकारक अणुओं का। अब इस अधिशोषण के बाद इनके बीच अभिक्रिया होती है, आपस में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये पास पास आ गए, पहले दूर दूर थे, और जब ये पास पास आ गए, दूर दूर थे, तो अब इस प्रकार से यहां तो जुड़े ही हुए हैं, अधिशोषित है, और यहां इनके बीच एक बॉन्ड बनने लग जाता है। अब ये बॉन्ड बनने लग गया, जब ये बॉन्ड पक्का हो जाएगा तो फिर उसके बाद बॉन्ड बनते ही ये दोनों इसकी सतह से वापस विशोषित हो जाते हैं। तो यहां हो गया विशोषण, कैटलिस्ट आपका वैसा का वैसा ही बचा रह गया, उसकी सतह फिर से खाली हो गई, और हमारे पास एक A बॉन्ड भी एक उत्पाद नजर आ गया। तो पहले अधिशोषण होता है, फिर वहां उनके बीच क्रिया शुरू होती है, क्रिया के बाद वे आपस में बंध बना लेते हैं और बाद में वहां से मुक्त हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट जैसा का जैसा ही हमें प्राप्त हो जाता है। विषमांगी कैटलिस्ट में ठोस की सतह पर गैसों की अभिक्रिया बहुत अच्छे से कराई जा सकती है और ये बहुत ही उपयोगी है। इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ये हाईली सेलेक्टिव है, हर किसी को अपनी सतह पर अधिशोषित नहीं कराता, जो फिक्स्ड है उन्हीं को अधिशोषित कराएगा। अब जब हाईली सेलेक्टिव है तो आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट आप यहाँ से गवर्न करा सकते हैं, राइट। दूसरी बात, ये बहुत ही कम तापमान पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम कर जाते हैं, इस वजह से भी इनकी एक अच्छी खासी उपयोगिता है। और यही सेम फंडामेंटल आप देख सकते हैं एंजाइम कैटालिसिस में भी काम आ जाता है। और जियोलाइट्स, जो वाटर की शुद्धता वगैरह, हार्ड वाटर की कठोरता हटाने में, इन सब में काम आता है, वहाँ भी काफ़ी अच्छे से काम आ जाता है। जियोलाइट्स के बारे में आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, और एंजाइम कैटालिसिस के बारे में आप बायोमोलिक्यूल, और जो हमारा आखिरी वाला चैप्टर है अमीनो एसिड वाला, उसमें पढ़ते ही हैं। इन्वर्टेज, जाइमेज, ईस्ट का ब्रेक डाउन, ये सब, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे बड़े मॉलिक्यूल को, प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने और उनके डाइजेशन में काफ़ी मदद करते हैं। इसीलिए जैसे आजकल डॉक्टर लोग बोलते भी कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइमेटिक बॉडी होगी तो उसका डाइजेशन अच्छा होगा, उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स हम जो भी खा रहे हैं उसे ब्रेक डाउन करने में काफ़ी मदद कर रहे होते हैं।
तो इस प्रकार ये उत्प्रेरण का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल आता है और वो भी बहुत कम चांस है। मतलब ये उत्प्रेरण एक ऐसा हिस्सा है प्रश्न रसायन का जिससे अगर सवाल किसी को बनाना है तो वो तब बनाएगा जब उसके पास कोलॉइड और अधिशोषण से सवाल बनाने की संभावना खत्म हो जाएगी। और आपने देखा ही कि कई सवाल हम कोलॉइड और अधिशोषण से बना सकते हैं, तो यहाँ से सवाल इसलिए भी कम आने की संभावना रहती है। बाकी ये हिस्सा लोगों का वैसे भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सारी रिएक्शंस है वो कहीं ना कहीं हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो रिएक्शंस अच्छे बच्चों को हमेशा याद होती है, राइट। तो यहाँ पर हम प्रश्न रसायन का समापन करते हैं। आशा करता हूँ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराता हूँ, चैप्टर पूरी तरह थ्योरेटिकल है, सारी परिभाषाएं हैं, सारी डेफिनेशंस हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। 2-3 जगह न्यूमेरिकल बनने का एस्पेक्ट था, एक समतापी पे, एक गोल्ड नंबर पे, एक स्कंदन मान पर, वहाँ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रश्न रसायन को बहुत आसानी से मास्टरी करके इसमें से 4 नंबर मजे से पाए जा सकते हैं। जेईई मेन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।